अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, हम स्टार्ट करते हैं फॉर पार्ट नंबर 2। और यहाँ पे हम पहले देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम और इसके ऑपरेशन से रेलेवेंट जहाँ से हमने छोड़ा था। हमने बात की थी कि जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है ये इंटरप्ट ड्रिवन है। दैट मीन्स कि इसके ऊपर आपके पास हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों इंटरप्ट्स मौजूद हैं। जो हार्डवेयर बेस्ड इंटरप्ट्स होते हैं वो ये है कि आपको जो उसके अंदर जो हार्ड वायर्ड हुए हैं कंपोनेंट्स वो एक दूसरे को यूजिंग दैट पर्टिकुलर जो उसके अंदर कनेक्शन है उसके ऊपर वो उसको इंटरप्ट सिग्नल सेंड करता है। जो सॉफ्टवेयर है वो सॉफ्टवेयर बेस्ड इंटरप्ट जो है वो डिक्लेयर होता है। जो हम सॉफ्टवेयर बेस्ड इंटरप्ट की बात करते हैं तो ये एक्सेप्शन या ट्रैप की सूरत में हमारे पास जो है वो जनरेट होता है। एरर किस किस्म का हो सकता है? ये एरर इस किस्म का हो सकता है कि आपने डिवाइडेड बाय जीरो कर दिया, उससे आप एक एरर जनरेशन में जो है वो आप जा सकते हैं, तो वो आपका जो है वो एरर जनरेट हो गया। या फिर आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम की किसी सर्विस ने रिक्वेस्ट की है कि उसने कोई फंक्शन कोई काम परफॉर्म करना है जिसके लिए उसको सीपीयू की यूटिलाइजेशन की जरूरत है। इन दैट केस भी आपका जो है वो इंटरप्ट डिक्लेयर हो सकता है। अदर केसेस के अंदर आपको इनफाइनाइट लूप में चले गए। अब इनफाइनाइट लूप में जाने का मतलब ये कि आप एक ऐसे लूप में फंस गए जहां से आप मजीद वर्किंग नहीं कर सकते, बस आप उस डेड लूप में आ गए। सपोज आपने एक वाइल वन का लूप लगा दिया, उसकी कंडीशंस अंदर वाले काम सारे पूरे हो गए, लेकिन चूंकि आप वाइल वन लूप में हैं तो आप उस लूप के अंदर ही रहेंगे, आप लूप से बाहर नहीं आ पा रहे। सो इस टाइप की कोई ऐसी सिचुएशन रेज हो जाती है जिसकी वजह से आपका सिस्टम जो है वो कोई काम नहीं कर पा रहा और आप एक डेड लूप में आ गए हैं, तो इन ये भी आपका जो है वो एक प्रॉब्लम ऐसी जनरेट होगी जिसके अगेंस्ट आपके पास सिस्टम जो है इंटरप्ट डिक्लेयर कर सकता है। या कोई और चीज़ हो सकती है जिसमें आप किसी एक प्रोसेस ने दूसरे प्रोसेस को मॉडिफाई करना हो, या ऑपरेटिंग सिस्टम ने प्रोसेस को मॉडिफाई करने की ज़रूरत महसूस हो रही हो। किसी को रेडी से या आप कह लें कि रनिंग से रेडी पोजीशन में लेके आना हो कि आप रनिंग कर रहे हैं लेकिन आपके किसी सिस्टम को हॉल्ट पे लेके जाना है प्रोसेस को फॉर द टाइम बीइंग या किसी भी वजह से, तो आप वहाँ पे जो है वो इंटरप्ट यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे बात आ जाती है, जब हम इंटरप्ट की बात करते हैं तो एक चीज़ का हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास 2 मोड्स हैं। एक को हम कहते हैं यूज़र मोड और एक होता है कर्नेल मोड। अगर मैं इसको थोड़ा-सा जो है आसान ज़ुबान में समझाने की कोशिश करूँ तो उसका मतलब ये होगा कि एक आपका यूज़र मोड होता है, या आप कह लें कि एक आपके पास गेस्ट मोड होता है और एक आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव मोड होता है व्हेन यू आर यूजिंग अ विंडोज। तो आपको ये याद होगा, अगर आपको समझने में आसानी हो, कि जब आप गेस्ट के तौर पे आप एक सिस्टम के अंदर ऐड होते हो, एंटर होते हो सिस्टम के अंदर, तो आप सारे के सारे काम परफॉर्म नहीं कर पाते। आपके ऊपर कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगी होती हैं कि आप कोई एक खास सॉफ्टवेयर है उसको उड़ा नहीं सकते, उसको डिलीट नहीं कर सकते, कुछ स्पेशल फोल्डर्स तक आपके पास रसाई नहीं होती। लेकिन जब आप एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव मोड के अंदर आप अपने सिस्टम के अंदर एंटर होते हो तो आपके पास बहुत सारी प्रिविलेजेस आपके पास आ जाती हैं। आप बहुत सारे काम कर सकते हैं जो कि आप गेस्ट में रहते हुए नहीं कर पा रहे होते। बस यही आप एक बेसिक तरह का आप समझ लें कि एक डिफरेंस है यूजर मोड में और कर्नल में। आपके पास जो कर्नल मोड है ये प्रिविलेज्ड मोड है, इसमें आप सारे काम कर सकते हैं, जबकि यूजर मोड के अंदर आपके पास कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। अब आपने ये मोड चेंज कैसे करना है? ये मोड आपने चेंज करते हैं यूजिंग अ मोड बिट। आप मोड बिट को चेंज करेंगे तो आप कर्नल मोड में जाएँगे, और अगर आप कर्नल मोड में हैं और आप वहाँ से बिट को चेंज करते हैं तो आप यूज़र मोड में जो है वो वापस आ सकते हैं। अम, फ़ायदा क्यों प्रोवाइड की जाती है? प्रोवाइड्स एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश व्हेन सिस्टम इज़ रनिंग इन यूज़र मोड और कर्नेल मोड। ये आप डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज़ करते हो मोड बिट जो है, ताकि आप सिस्टम को पता हो, हार्डवेयर को पता हो ख़ास तौर पे कि आप कर्नेल मोड में हैं या यूज़र मोड में। Some instructions designed as privileged only executable in kernel mode। आपकी बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस ऐसी हैं जो आप आम यूजर के तौर पे यूज नहीं कर सकते। उसके लिए आपको स्पेशल परमिशन चाहिए या स्पेशल प्रिविलेज चाहिए जो कि आपके सिर्फ कर्नल मोड के पास अवेलेबल है। तो
इसलिए आप ये मॉड बिट जो है वो आपको ये एक्सेस प्रोवाइड करती है कि हार्डवेयर को पता हो कि आप प्रिविलेज मॉड में हैं या नहीं है। ये एक प्रोटेक्शन मैकेनिज्म भी है कि आप कोई ऐसी जो है इंस्ट्रक्शन की एग्जीक्यूशन ना दे दें जिससे आपका सिस्टम जो है वो डिरेल हो सके फ्रॉम इट्स पाथ, या किसी डेडलॉक में ना चला जाए, या उसको कोई सिक्योरिटी कंसर्न्स ना क्रिएट हो जाए आपके सिस्टम के लिए। सो अगर आप का सिस्टम जो है वो यूजर मोड में है और आपको कोई काम परफॉर्म करना है, जस्ट लाइक अगर आपने इंटरप्ट के ऊपर हैंडलिंग करनी है तो आप यूजर मोड से मूव करेंगे कर्नल मोड में, एंड यू विल बी हैंडलिंग दैट इंटरप्ट। और आफ्टर दैट आप जो है अपने वापस जब वो काम कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद आप वापस अपने आप को रीसेट कर लेंगे इन योर यूजर मोड। अम, इसी तरह हमारे पास जो है वर्चुअल मशीनिंग मैनेजर भी मौजूद हैं, जो कि गेस्ट्स के लिए होते हैं। अब ये गेस्ट के लिए इसलिए होते हैं कि वर्चुअल मशीन मैनेजर क्या करता है, ये मैनेज करता है आपके एक वर्चुअल मशीन जो आपने क्रिएट करते हैं। जस्ट लाइक आप एक ऑपरेटिंग सिस्टम में बैठे काम कर रहे हैं जो कि आपके हार्डवेयर के ऊपर डायरेक्टली ऑपरेट कर रही है। अब वो आपके हार्डवेयर को डायरेक्टली ऑपरेट कर रही है तो उसके पास फुल एक्सेस मौजूद है। लेकिन आपने एक ऑपरेटिंग सिस्टम में रहते हुए आपने एक और ऑपरेटिंग सिस्टम को विद इन दैट ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करना है, तो आप एक वर्चुअल मशीन यूज करते हैं जो कि आपको एक कंप्लीट मशीन की एनवायरनमेंट क्रिएट करके देती है, लेकिन वो आपके सिस्टम को या आपके मेन हार्डवेयर को कोई थ्रेट नहीं आने देती। यानी आप उस वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर डिप्लॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम से कोई ऐसी कमांड जो आपके डायरेक्ट हार्डवेयर को यूज करते हुए कोई थ्रेट क्रिएट कर सके, आप उसको उसमें बचा लेते हैं, और जो उसकी यूजेबिलिटी है वो आप उसका जो फ्लेवर है वो आप ऑपरेटिंग सिस्टम का वो आप एंजॉय कर सकते हैं। अच्छा, आपका ट्रांजिशन किस तरह होती है? आप यूजर मोड में हैं, जब आप यूजर मोड में हैं तो आपके पास जो मोड बिट है वो 1 है। जब भी आपके पास कोई सिस्टम कॉल आती है तो सिस्टम कॉल के रिस्पांस में आपकी मोड बिट 0 हो जाती है, और उसके रिस्पांस में जब इसकी मोड बिट 0 होती है तो आप यूजर मोड से कर्नल मोड में शिफ्ट हो जाते हैं। कर्नल मोड में आने के बाद आप सिस्टम की जो कॉल है उसको एग्जीक्यूट करते हैं, और एग्जीक्यूट करने के बाद अपनी मॉड बिट को वापस 1 पे कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे ही आप मॉड बिट को 1 कन्वर्ट करेंगे उससे ये होगा कि आपकी जो ट्रांजिशन है फ्रॉम कर्नल टू यूजर अकर करेगी और आप वापस यूजर मोड में आ जाएंगे, और जो भी आप काम कर रहे थे उसकी एग्जीक्यूशन आप यहीं से कंटिन्यू कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा आपके पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम से रेलेवेंट चीज है दैट इज योर प्रोसेस मैनेजमेंट। व्हाट इज अ प्रोसेस मैनेजमेंट? जब भी हम किसी प्रोग्राम को देखते हैं तो प्रोग्राम जितनी देर तक एग्जीक्यूशन में नहीं जाता वो आपके सिस्टम में एक डाटे की तरह पड़ा रहता है, या आप कह लें कि वो उस एग्जीक्यूशन में चूंकि नहीं है तो वो एक पैसिव एंटिटी होती है जो कि काम नहीं कर रही। लेकिन जब ये प्रोग्राम रनिंग में आ जाता है तो आप इस प्रोग्राम को प्रोसेस कहना शुरू कर देते हैं, और जो प्रोसेस है इसको आप कहते हैं एक एक्टिव एंटिटी, क्योंकि इस ये वर्किंग के अंदर है। और जब ये वर्किंग के अंदर होगा तो इसको काम करने के लिए कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी जिसको आप कहते हो रिसोर्सेज। ये रिसोर्सेज कौन से हो सकते हैं? ये रिसोर्सेज आपका सीपीयू हो सकता है, जिसको यूज करते हैं उसने अपनी मैनिपुलेशंस कंप्लीट करनी है। वो मेमोरी हो सकती है टेम्परेरी या परमानेंट, जिसको यूटिलाइज करके उसने अपना डाटा रखना या यूज करवाना है फॉर सीपीयू। इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स या डिवाइसेस हो सकती हैं जिनके थ्रू आपने आउट ऑफ द सिस्टम कम्युनिकेशन देनी है। फाइल्स हो सकती हैं, कुछ इनिशियलाइजेशन डाटा हो सकता है। ये तमाम वो चीजें हैं जो रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं एक एक्टिव एंटिटी यानी प्रोसेस को अपना काम कंप्लीट करने के लिए। Process termination requires reclaim of any reusable resources। जब आपका प्रोसेस एग्जीक्यूशन में गया था तो उसने कुछ रिसोर्सेज क्लेम किए थे जिनको यूज करते हुए उसने अपनी वर्किंग को कंप्लीट किया था। लेकिन जब आपका प्रोसेस अपनी वर्किंग कंप्लीट कर लेता है और वो अपने आप को टर्मिनेट करवाता है, तो या आपका सिस्टम उसको टर्मिनेट करता है तो आपका सिस्टम उससे जो रिसोर्सेज हैं जो कि आप किसी और प्रोसेस को दे सकते हैं वो आप उससे रिक्लेम कर लेते हैं। जस्ट लाइक आप उससे सीपीयू रिक्लेम करेंगे ताकि आप किसी और प्रोसेस को देके
उसकी प्रोसेसिंग करवा सकें। मेमोरी जो उसने ऑक्यूपाई की हुई थी इन रैम या आपकी वोलेटाइल जो भी रैम मेमोरी है, जो भी उसने ऑक्यूपाई की हुई थी किसी भी लेवल के ऊपर, चाहे वो रजिस्टर्स हो, कैश हो या आपका रैम हो, इन तमाम लेवल्स के ऊपर जो भी उसने रिसोर्सेज यूज किए हैं और वो हम उसे वैकेंट करवा सकते हैं, तो हम वो वैकेंट करवाएंगे ताकि हम किसी और प्रोसेस को देके उसकी वर्किंग को मुकम्मल करवा सकें। अच्छा, इसके बाद आ जाती है बात सिंगल थ्रेडेड प्रोसेस। लेट्स सपोज आपने एक डॉक्यूमेंट खोला है, आपने कोई लेटर टाइप करना है इन योर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कोई डॉक्यूमेंट टाइप करने जा रहे हैं तो आप वर्ड को ओपन करेंगे और उसमें लिखना शुरू करेंगे। तो जितने भी आपके प्रोसेसेस स्टार्ट होंगे वो उनके साथ एक प्रोग्राम काउंटर अटैच होगा जो उसको बता रहा होगा कि उसकी कौन सी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है और उसके बाद कौन सी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होना है। तो प्रोग्राम काउंटर बेसिकली आपको नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस बता रहा होता है। तो आपके पास जो है जितने भी सिंगल थ्रेडेड प्रोसेसेस हैं वो हर एक के साथ एक प्रोग्राम काउंटर एसोसिएटेड है। जो और ये बात भी आपको पता ही होगा क्योंकि आप ऑलरेडी सीएस के बच्चे हैं कि आपका जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है वो सीक्वेंशियल वे में एग्जीक्यूट होता है अनटिल और अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड। तो आपका जो है वो सीक्वेंशियल वे में आपका जो है वो इंक्रीमेंटिंग करके तो आपका जो है प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा। बात आती है अगली मल्टी थ्रेडेड प्रोसेस। अभी मैंने आपको एग्जांपल दी कि अगर आपने एक लेटर टाइप करना है तो उसके लिए आपने एक वर्ड को ओपन किया, लेकिन अगर आपने वर्ड ओपन किया हुआ है और आपने एक और एप्लीकेशन टाइप करनी है, एप्लीकेशन टू योर टीचर और योर हेडमास्टर और एनीवन, तो आप क्या करेंगे? आप एक और वर्ड खोलेंगे या उसमें से एक और नया डॉक्यूमेंट खोलेंगे? तो मेरा आपका आंसर यकीनन यहाँ पे होगा कि आप नया वर्ड नहीं खोलेंगे, आपका वर्ड ऑलरेडी ओपन्ड है। आप उसके अंदर से एक नया डॉक्यूमेंट एक और खोल लेंगे। अब आपने किया क्या? प्रोसेस आपका एक इनिशिएट हो चुका हुआ है व्हिच इज योर वर्ड, लेकिन उसके आगे आपने 2 थ्रेड्स ओपन किए हैं। एक थ्रेड के अंदर आपने एक लेटर टाइप कर रहे थे और दूसरे थ्रेड के अंदर आप जो है एक एप्लीकेशन लिखने जा रहे हैं। सो जितने आपके पास थ्रेड्स जनरेट होते जाएंगे उतने हर थ्रेड के साथ एक प्रोग्राम काउंटर जो है वो एसोसिएट होता जाएगा। सो अगर आपने 10 थ्रेड्स ओपन कर लिए हैं तो 10 थ्रेड्स के साथ हर एक के साथ एक प्रोग्राम काउंटर एसोसिएट हो जाएगा जो उसको मॉनिटर करेगा कि उसकी वर्किंग कहाँ तक पहुंची है। So typically system has many processes, some users, some operating system running concurrently on one or more CPUs. अच्छा, अब आपके पास ये भी पॉसिबिलिटी है कि जो एक आपकी प्रोसेस है वो मल्टीपल आपके सीपीयूज और मल्टीपल जो है वो चीज़ों को यूज़ कर रहा हो। आपके पास एक प्रोसेसर की जगह 2 प्रोसेसर्स हों या 2 या 3 कोर्स को यूटिलाइज कर रहा हो, तो वो कंकरेंटली उनको तमाम को यूटिलाइज कर सकता है। सो ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो हर एक के ऊपर एक अपने थ्रेड को यूटिलाइज करवा दे, या हो सकता है वो तमाम थ्रेड्स को एक ही प्रोसेसर के ऊपर जो है वो यूटिलाइज करवा दे। जब आप एक्टिविटीज की बात करते हैं प्रोसेस मैनेजमेंट की, तो उसके अंदर एक तो ये है कि आपका जो प्रोसेस है वो क्रिएट होना है और डिलीट होना है। क्रिएटिंग एंड डिलीटिंग बोथ यूजर एंड सिस्टम प्रोसेसेस, ये आपके प्रोसेस मैनेजमेंट की एक्टिविटीज में शामिल है। सस्पेंड एंड रिज्यूम, किसी भी रीजन की वजह से आप अपने प्रोसेस की वर्किंग को रोक दें और रोकने के बाद अगर आपने जब वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हो तो आप उसको रिज्यूम कर सकें। जस्ट इन केस कि अगर आपको आपको इंटरप्ट आ गया है तो आप नॉर्मल वर्किंग को स्टॉप करके इंटरप्ट की तरफ जा रहे हैं तो आपकी वर्किंग सस्पेंड हो जाएगी, और जब आप उस एक्टिविटी को कंप्लीट करके वापस आते हैं यानी इंटरप्ट को आप क्लियर करके वापस आते हैं तो आपने वो प्रोसेस को दोबारा वहीं से रिज्यूम करना है, तो वो भी आपकी इसका पार्ट हो जाएगा। प्रोवाइडिंग मैकेनिज्म फॉर प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, आपके एक प्रोसेस को दूसरे प्रोसेस की के साथ बाज़ औक़ात सिंक्रोनाइज होने की ज़रूरत पड़ती है कि आपका एक प्रोसेस 1 और प्रोसेस 2, एक प्रोसेस 1 जो है प्रोसेस 2 के साथ जो है वो सिंक्रोनाइजेशन होके चलेगा। उसकी वजह ये हो सकती है कि वो दूसरे प्रोसेस से इफ़ेक्ट हो रहा है। इन दैट केस उसकी सिंक्रोनाइजेशन क्रिएट करना वो भी प्रोसेस मैनेजमेंट का काम है।
प्रोसेस की कम्युनिकेशन करना। अगर एक ने एक काम किया है और उससे दूसरा प्रोसेस इफेक्ट हो सकता है, या उसकी इंफॉर्मेशन के उसने ये काम कर दिया है। लेट्स से कि आपका प्रोसेस 1 है और ये प्रोसेस 2 है, और आपके पास मेमोरी के अंदर एक वेरिएबल ए पड़ा था जिसकी वैल्यू 3 थी। प्रोसेस 1 ने इसको 2 कर दिया है, और यही वेरिएबल P2 भी यूज कर रहा है। तो अगर आपने इसको 3 को 2 कर दिया है तो इसकी कम्युनिकेशन P2 को होनी चाहिए, ताकि वो इसी 3 को यूज ना करते हुए काम कर ले। क्योंकि अगर वो इसी 3 को यूज करते हुए वैल्यू को काम कर जाएगा तो उसका नुकसान ये होगा कि 3 अब वैल्यू गार्बेज हो चुकी है। नाउ करंट वैल्यू ऑफ ए इज 2, तो इसको अगर इसके बाद P2 ने इस वैल्यू को यूज करना है तो उसको 2 को यूज करना चाहिए बजाय 3 के। तो इसकी कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है। प्लस प्रोवाइडिंग मैकेनिज्म फॉर डेडलॉक हैंडलिंग। अगर एक ऐसे डेडलॉक में आप आ गए हैं जहां पे लेट्स से इसी की हम बात करते हैं कि अगर आपके पास है प्रोसेस P1 और दूसरा प्रोसेस है P2, इसके पास जो रिसोर्सेज यहाँ पे हमारे पास है, ये हमने पहले भी पार्ट 1 के अंदर भी ये एग्जांपल दी थी। आपके पास एक रिसोर्स 1 है और R2, R3 एंड R4, ये आपके पास ऑलरेडी P2 को अलॉट हो चुके हैं। R1 P1 को भी चाहिए और R1 P2 को भी चाहिए। सो अगर ये जो है R1 जो है, अगर आप P1 को एलोकेट कर देते हैं, उससे क्या होगा? अम, अब P1 को R1 भी चाहिए था और R2 भी चाहिए था। R2 ऑलरेडी P2 को पास एंगेज्ड है। सो अगर इसको R1 जो है वो आपने P1 को दे दिया है और बाकी रिसोर्सेज P2 के पास अवेलेबल है, तो P2 अपना काम कंप्लीट नहीं कर सकता क्योंकि उसको R1 चाहिए था। तो वो अपने तमाम रिसोर्सेज को होल्ड करके बैठा रहेगा। इन केस कि अगर वो होल्ड करके बैठा रहता है तो उससे फर्क ये होगा कि ना P1 अपना काम कंप्लीट कर पाएगा, ना P2 जो है वो अपना काम कंप्लीट कर पाएगा, क्योंकि P2 को R1 चाहिए और P1 के पास R1 तो है लेकिन R2 जो है वो उसको चाहिए जो कि P2 के पास है। सो इन दैट केस आप एक डेडलॉक में आ जाएंगे, ना P1 अपना काम कर सकेगा ना P2 अपना काम कर सकेगा। सो अगर तो पहला काम यह है कि आप इस डेडलॉक को आने ही ना दें, आप इस सिचुएशन को रेज ही ना होने दें जहां पे एक ऐसी सिचुएशन रेज हो जाए कि आपके पास जो है वो रिसोर्सेज अवेलेबल ना हो जो एक को चाहिए, और जो दूसरे को चाहिए वो उसके पास अवेलेबल ना हो, और जो अपने अपने पास लेके बैठे हुए हैं वो उनको कैप्चर करके बैठे रहे हैं, उससे आप किसी फॉरवर्ड पोजीशन में नहीं जा सकेंगे। और इन केस अगर ये सिचुएशन रेज हो जाती है तो आपके पास इसको हैंडल करने का कोई वे आउट होना चाहिए, जिससे आप इस सिचुएशन से बाहर आ सकें। सो ये काम भी आपके जो है वो प्रोसेस मैनेजमेंट की एक्टिविटी है। इसके बाद आ जाता है हमारे पास मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट ये है कि आपका जो प्रोग्राम है जिसको आपने एग्जीक्यूशन में लेके जाना है, और जब ये एग्जीक्यूशन में जाएगा तो प्रोसेस बनेगा। तो सबसे पहले तो जरूरी है कि जो प्रोसेस आपका या प्रोग्राम जो है जो रनिंग पोजीशन में आप जा रहे हैं उसका जो इंस्ट्रक्शन पार्ट है वो उसका कुछ हिस्सा या कंप्लीट प्रोग्राम आपको मेमोरी में चाहिए। तो अगर आपको वो चाहिए तो आपके पास क्या इतनी मेमोरी है जहां पे आप ये कंप्लीट प्रोग्राम या उसका वो पार्ट जो उसने एग्जीक्यूशन में लेके जाना है वो मौजूद हो, क्योंकि ये आप उसके लिए अरेंज करेंगे तो वो प्रोग्राम अपनी एग्जीक्यूशन मुकम्मल कर सकेगा। ऑल ऑफ द डाटा दैट इज नीडेड टू बाय द प्रोग्राम मस्ट बी इन मेमोरी। अब जो डाटा उसको चाहिए जिस पे उसने वर्किंग करनी है वो डाटा भी मेमोरी में मौजूद होना चाहिए, सारा हो या जितना पोर्शन अभी रिक्वायर्ड है उसको वर्किंग के लिए एटलीस्ट वो तो मौजूद हो। मेमोरी मैनेजमेंट डिटरमिन्स व्हाट इज द मेमोरी, व्हाट इज इन मेमोरी एंड व्हेन, कौन सा हिस्सा कब आएगा। अगर मैं सपोज करता हूँ कि मेरे पास ये टोटल मेमोरी मुझे रिक्वायर्ड है, इसको अगर मैं 4 हिस्से कर लूँ 1 2 3 एंड 4, फॉर द टाइम बीइंग मुझे पार्ट 1 से मेरा काम चलता है तो मुझे ये मेमोरी के अंदर चाहिए, ये प्रोसेस जो है, यानी मुझे प्राइमरी के अंदर मुझे ये 1 को लाके रखना पड़ेगा और जिसके ऊपर मेरा सीपीयू वर्किंग कर सके। तो जब मेरा 1 से काम खत्म हो जाता है तो फिर मुझे इस पॉइंट के ऊपर 2 चाहिए, तो मैं इस 1 को रिप्लेस करूंगा 2 के साथ।
जिस पे मेरा वर्किंग हो सके। और इन केस के इसको मैं 4 इस तरह कर लेता हूँ। मुझे अगली चीज़ चाहिए 3, तो इसको रिप्लेस कर दिया मैंने 3 के साथ, और जब मैंने 3 पे वर्किंग ख़त्म कर ली तो अब मुझे 4 चाहिए। लेकिन अगर आप 4 की क्वांटम देखेंगे उसको रखने के लिए कितनी जगह चाहिए, क्या मेरे पास यहाँ पे जगह है? नहीं है। तो मुझे इसके लिए कुछ अरेंजमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि ये मेरे पास मेमोरी के अंदर मौजूद होगा तो मैं इस पे वर्किंग कर सकूँगा। इसके अलावा मेमोरी की एक्टिविटीज में मेरे पास क्या चीज आ जाएंगी? कीपिंग ट्रैक ऑफ विच पार्ट ऑफ द मेमोरी आर करंटली बीइंग यूज्ड एंड बाय whom। आपके पास मेमोरी में जो डाटा पड़ा हुआ है वो कौन यूज कर रहा है। ये अगर मैं रैम की बात करूं तो रैम के अंदर मेरे पास बहुत बड़ी एक स्पेस मौजूद है, लेकिन ये सारी की सारी किसी एक प्रोसेस के पास नहीं है। ये मल्टीपल प्रोसेसेस ने अपना अपना डाटा यहाँ पे ला के रखा हुआ है। लेट से प्रोसेस 1 यहाँ पे था, प्रोसेस 5 यहाँ पे था, प्रोसेस 16 यहाँ पे है, देन प्रोसेस 9 एंड प्रोसेस 7। इन्होंने अपनी अपनी यहाँ पे डाटा जो है वो प्लेस किया हुआ है। सो कौन सा एरिया कौन यूज कर रहा है और उसने कौन सा डाटा अभी रखा हुआ है, कौन किसने रखा हुआ है, और कितना किसका डाटा रखा हुआ है। सो ये चीजें जो है आपके मेमोरी मैनेजमेंट को मालूम मालूम होनी चाहिए कि कौन सा प्रोसेस अपना डाटा यहाँ पर लेकर आया हुआ है। डिसाइडिंग which प्रोसेस और पार्ट और डाटा मूव इनटू और आउट ऑफ द मेमोरी, किसको आपने वैकेंट करना है। जिस हमने कैश के बारे में बात की थी, यही बात आपकी रैम पे भी आएगी कि आपने अगर कुछ डाटा लाके मैं रैम में रखना है। अगर मेरे पास एक प्रोसेस लेट्स से एक इनिशिएट होना है प्रोसेस 8, अब वो डाटा मुझे लाके इस रैम में रखना है, तो मैं कौन से प्रोसेस की जगह को वैकेंट करूंगा जहां मैं प्रोसेस 8 को लाकर रखूं। तो इस चीज की इंफॉर्मेशन जो है, ये इस चीज का डिसीजन मेकिंग जो है वो भी आपके मेमोरी मैनेजमेंट का काम है कि मुझे किसको एलोकेट करनी है मेमोरी और किसको डी एलोकेट करनी है। और जिसको डी एलोकेट करनी है वो किस प्रोसेस के थ्रू या किस एल्गोरिदम के थ्रू, मुझे ये डिसाइड करना है कि मुझे किसको निकालना चाहिए और किसको रखना चाहिए। सो ये तमाम काम जो है आपके मेमोरी मैनेजमेंट में आ जाते हैं। उसके बाद आपके पास आ जाता है स्टोरेज मैनेजमेंट। स्टोरेज मैनेजमेंट क्या है? आपके पास अगर आप हार्ड डिस्क देखें तो वो तो टोटल आपकी कंबाइंड एक ही आपके पास हार्ड डिस्क है। लेकिन जब आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर देखते हो तो आपको नजर आता है कि ये सी मेरे पास पड़ी हुई है, इसके अलावा मेरे पास एक डी ड्राइव मौजूद है, एक ई ड्राइव मौजूद है, एक एफ ड्राइव मौजूद है। सो मेरे पास अगर ये 4 ड्राइव्स हैं, इसके अंदर मैंने एक फोल्डर रखा हुआ है यूजर का, और यूजर के फोल्डर के अंदर मेरी फाइल्स मौजूद है। और इसके अलावा डी फोल्डर जो डी ड्राइव है, इसके अंदर एक यूनिवर्सिटी का फोल्डर है, और इस फोल्डर के अंदर जो है मेरे पास ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स मौजूद हैं। सो अब आपके पास अगर मैं डायरेक्टली स्टोरेज को देखूं तो वो तो एक कंबाइंड सिंगल मेमोरी है। लेकिन जब हम उसका एक लॉजिकल व्यू देख रहे होते हैं तो हमने उसको डिवाइड किया हुआ है कुछ ड्राइव्स के अंदर, और ड्राइव्स के अंदर हमने कुछ फोल्डर्स बनाए हुए हैं, कुछ सिस्टमैटिक वे के अंदर हमने चीजें उसके अंदर डिस्क्राइब की हैं। तो आपको ये स्टोरेज नजर आए और ये यूजर का जब मैं फोल्डर को एक्सेस करूं तो जो है बेसिकली ये मैपिंग जो आपके फिजिकल हार्ड डिस्क के ऊपर किस तरह हुई है, तो ये सारी मैनेजमेंट जो है वो आपके स्टोरेज मैनेजमेंट में आ जाती है कि आपको वो लॉजिकल व्यू दिखाए, और उसको जो है वो आपकी हार्ड डिस्क के ऊपर जो फिजिकल है उसको ऊपर फिजिकल की जो प्रॉपर्टीज हैं और जो लॉजिकल की प्रॉपर्टीज हैं उनको वो एक दूसरे के ऊपर जो है वो मैप पे करे, और वो इस तरीके से भी रखे कि एक कॉमन मैन जो है वो उससे कंफ्यूज ना हो और उसको इजी वे में उसको एक्सेस भी कर सके और उसको यूटिलाइज भी कर सके अच्छे वे में। और फाइल सिस्टम जो है उसको ऑर्गेनाइज करे इनटू डायरेक्टरीज। अब आप इसमें देखते हैं कि डायरेक्टरीज आप उसको ऑर्गेनाइज तरीके से करते हैं कि आपके लिए उसको यूज करना आसान हो जाता है। एक्टिविटीज की बात करते हैं तो क्रिएटिंग एंड डिलीटिंग फाइल्स एंड डायरेक्टरीज। आपने कोई फाइल बनाई है, उसको आपने स्टोर किया है, या आपने कोई फोल्डर्स बनाए हैं या डायरेक्टरीज बनाई हैं, उनको बनाना और उनको डिलीट करना। डेफिनेटली आप उनको बनाएंगे तो आप किसी लोकेशन को एलोकेट करेंगे, और जब आप उनको डिलीट करेंगे तो आप उनको डी एलोकेट कर रहे होंगे। प्राइमिटिव टू मैनिपुलेट फाइल्स एंड डायरेक्टरीज, आपने एक जगह से दूसरी जगह पे कॉपी करना है, कट करना है, डिलीट करना है, तो आपने इनकी मैनिपुलेशन किस तरीके से करनी है। मैपिंग फाइल्स ऑन टू द सेकेंडरी स्टोरेज,
आपके पास जो सेकेंडरी स्टोरेज मौजूद है जस्ट लाइक योर हार्ड डिस्क, उसके ऊपर आपने कहाँ पर रखनी है। लॉजिकल व्यू में तो आपको सी के अंदर नजर आ रही है, लेकिन जो सी के अंदर डाटा पड़ा है वो फिजिकली आपके उसमें कहाँ पे है, कौन से प्लेटर में जाएगा, कौन से सेक्टर में जाएगा, कौन से ट्रैक में जाएगा, इनको आपको देखना पड़ेगा आपके स्टोरेज मैनेजमेंट को। बैकअप फाइल्स ऑन अ स्टेबल नॉन वोलेटाइल स्टोरेज मीडिया, आप उसकी जो बैकअप फाइल्स हैं या किस तरीके से आप उसको बैकअप करेंगे ताकि वो जो है लेस सस्टेनेबल हो जाए फॉर एनी प्रॉब्लम। स्टोरेज मैनेजमेंट, जब आप बड़े स्केल के पर आप चले जाते हैं स्टोरेज के अंदर, जस्ट लाइक आपके पास अगर कोई वेयर हाउस हो, डाटा वेयर हाउस, या आपके पास कोई सर्वर टाइप हो जिसके साथ आपके पास एक बड़ा डाटा बैंक लगा हुआ है, तो उसके अंदर आप मैस स्टोरेज कैसे करते हैं। जितना आप बड़े मैस स्टोरेज में जाएंगे, जितना आप ऑप्टिकल डिस्क की तरफ चले गए, या अगर आपके पास नंबर ऑफ योर हार्ड डिस्क अटैच्ड हैं, लेट्स से आपके पास अगर दो दो टीबी की हार्ड डिस्क हैं और वो आपके पास एक पूरे रैक में लगी हुई हैं, लेट्स सपोज कि उसमें 48 आपके पास हार्ड डिस्क हैं और हर एक के साइज जो है वो 2 TB है, तो आप उसको कैसे मैनेज करेंगे, उसमें से डाटा रिट्रीवल जल्दी किस तरह हो सकेगा। तो इसका तरीकेकार ये है कि एक तो आपका मैकेनिज्म इस तरीके से हो कि वो कम टाइम में जल्दी आपकी रिट्रीवल करे, ठीक है। अच्छा, ये सॉरी मैं थोड़ा सा ज़रा जल्दी बता गया हूँ, ये इससे आगे की चीज़ों में हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली आपकी जो ये डाटा स्टोरेज है, इसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम की एक्टिविटीज़ हैं, वो एक तो आपको बस आगे के आपने जो वो डाटा है, उसको फ्री कैसे करना है। अब आपने अक्सर देखा होगा डीफ्रेगमेंटेशन का एक प्रोसेस होता है आपके पास। डाटा पड़ा हुआ है लेकिन वो प्रॉपर्ली स्टैक्ड नहीं हुआ हुआ। अगर वो प्रॉपर्ली स्टैक नहीं हुआ तो जो चंक्स आपने रखे हैं उनके अंदर फ्रेगमेंटेशन क्रिएट होना शुरू हो जाती है, जो कि आपके जो लॉस करती है आपकी मेमोरी को। फिर आप जब डीफ्रेगमेंटेशन करते हैं तो उससे होता यह है कि आपके देखिए, अगर आपके पास एक वेयर हाउस हो और उसके अंदर एक डब्बा इस तरह पड़ा हुआ है, दूसरा इस तरह पड़ा हुआ है, तीसरा डब्बा इस तरह पड़ा हुआ है, तो अगर आप देखेंगे तो ये पोर्शन आपका जो है वो ज़ाया हुआ है। अगर आप इसको प्रॉपर वे में स्टैक करें, तो उससे फ़ायदा ये होगा कि ये जो आपकी मेमोरी ज़ाया हो रही है, आप उससे बच जाएँगे और ये आप कहीं यूज़ेबल फ़ॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। सो डीफ्रैगमेंटेशन एक्टिविटी आप क्या करती है, वो आपकी जो लॉस ऑफ मेमोरी है, जो कि प्रॉपरली डाटा ना रखे जाने की वजह से हुई है, वो उसको यूटिलाइज़ करते हुए, डीफ्रैगमेंटेशन को यूटिलाइज़ करते हुए, हम इसको प्रॉपरली स्टैक करते हैं और हम अपनी स्पेस को वेकेंट कर सकते हैं ताकि हम मज़ीद डाटा यहाँ पर रख सकें। स्टोरेज एलोकेशन, आपने डाटा एलोकेट कर लोकेशन एलोकेट करनी है जहाँ पे आप डाटा स्टोरेज कर सकें। डिस्क स्केजुलिंग कर सकें, किसने प्रोसेस ने कब यूज़ करना है डाटा। आपके पास मल्टीपल जॉब्स हैं जिनको डाटा की रिक्वेस्ट है। अब डाटा रिक्वेस्ट के लिए आपको P1 ने भी रिक्वेस्ट कर दी है, P2 ने भी कर दी है, P3 ने भी कर दी है। पहले आप किसको एंटरटेन करेंगे, ये आपकी डिस्क स्केड्यूलिंग में आ जाएगा। सम स्टोरेज नीड्स टू बी फास्ट, टर्शरी स्टोरेज इंक्लूडिंग ऑप्टिकल डिस्क एंड मैग्नेटिक डिस्क। मैं अभी आपसे पहले यहाँ पे बात कर रहा था कि अगर मैं बस सपोज 48 हार्ड डिस्क लगी हों और हर एक का साइज 2 TB हो, तो फिर मुझे ये देखना पड़ेगा कि मुझे इतने बड़े डाटा बैंक में से जब अपना डाटा उठाना है तो मैं क्या करूँ। तो मेरे पास जब इतनी बड़ी स्टोरेज आएगी तो फिर मुझे देखना पड़ेगा कि मेरी जो रिट्रीवल है वो फास्ट होनी चाहिए। तो इस चीज़ को फास्ट करने के लिए भी जो एक्टिविटी परफॉर्म करेगा वो मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम डाटा मैनेजमेंट करेगी, मैस स्टोरेज मैनेजमेंट करेगी। इसीलिए इसके लिए या तो आप कोई ऑपरेटिंग सिस्टम का कोई एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे होंगे, सिस्टम एप्लीकेशन यूज़ कर रहे होंगे, या कोई एप्लीकेशन यूज़ कर रहे होंगे जो कि इस रिट्रीवल को फास्ट कर सके ताकि आपका जो डाटा रिट्रीवल है और यूजेबिलिटी है वो फास्ट हो सके और आपके अंदर इसमें टाइम का वेस्टेज कम से कम हो। जो आपकी डाटा रिट्रीवल की हो सकती है उसमें वेरिएशन हो सकती है कि आपके जो मैस स्टोरेज है वो वार्म भी हो सकती है, यानी वंस राइट एंड रीड मैनी टाइम्स, और वो रीड राइट कैपेसिटी की हो सकती है। सो अकॉर्डिंग टू दिस टाइप आपकी जो है वो एक्टिविटीज थोड़ी सी वेरी करेंगी और आपको जो है वो देखना पड़ेगा इसको मैंने कैसे फास्ट और कैसे ऑपरेशंस के अंदर जो है वो यूटिलाइजेशन में लेके आना है। जब हम परफॉर्मेंस कंपैरिजन करते हैं फ्रॉम रजिस्टर लेवल टू मैग्नेटिक डिस्क, तो आप
आपको सबसे चीज़ तो नज़र आएगी, पहली चीज़ इनका टिपिकल साइज़। अगर आप टिपिकल साइज़ देखेंगे तो आपको यहाँ पर नज़र आएगा कि आपका जो रजिस्टर साइज़ है वो 1 केबी से भी कम है तमाम रजिस्टर्स का मिला के। जो आपकी कैशे साइज़ है वो जो है रजिस्टर से ज़्यादा है, जबकि मैग्नेटिक डिस्क का आप साइज़ देखेंगे तो वो 10 टीबी है। जो दूसरी नोटेबल सबसे ज़्यादा नोटिसेबल चीज़ है वो है इनका एक्सेस टाइम, कि कितनी देर में आप उससे डाटा रिट्रीव कर सकते हैं। तो अगर आप रजिस्टर का टाइम देखेंगे तो ये 0.25 नैनो सेकंड से 0.5 नैनो सेकंड्स है। जबकि अगर आप मैग्नेटिक डिस्क में जाएँगे तो ये 50 लाख के ऊपर चला जाता है नैनो सेकंड्स। सो ये एक टाइम कंज़म्पशन का फ़र्क है जो जिसकी वज़ह से आप इस हायरार्की में मूव करते हैं। ये वो जगह है जिसकी टाइम कंज़म्पशन सबसे कम है, लेकिन इसकी कैपेसिटी जो वर्किंग कैपेसिटी है वो यानी जितनी फ़ास्ट वर्किंग हो सकती है वो सबसे ज़्यादा फास्ट आपके रजिस्टर्स में है, और इस तमाम टेबल के हिसाब से स्लोएस्ट आपके नंबर 5 मैग्नेटिक डिस्क के टाइप पे है, क्योंकि इधर से डाटा रिट्रीव करके आपके सीपीयू तक पहुंचाने में जो है सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। और सीपीयू जो है, अगर आप देखें तो सीपीयू सबसे नज़दीक रजिस्टर्स के है और मैग्नेटिक डिस्क से सबसे दूर है। जितना फासला ज़्यादा होगा उतनी स्पीड स्लो होगी डाटा को मैनिपुलेट करवाने की, क्योंकि ज़्यादा टाइम आपका लगेगा आईओ बर्स्ट में। हमने लास्ट टाइम भी बात की थी कि सीपीयू को काम करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, आईओ से डाटा या आप कह लें कि जो डाटा है सीपीयू तक पहुंचने में जो टाइम लगता है वो मेन कंजप्शन टाइम वो है। हम इस टाइम को मिनिमाइज करने के लिए इस हायरार्की की तरफ जाते हैं, ताकि हम कोशिश करें कि हमें जो मैक्सिमम डाटा है वो सीपीयू के पास ही मिल जाए, ताकि हमारी वर्किंग जो है वो मोस्ट एफिशिएंट हो सके। माइग्रेशन का तरीक़ेकार क्या होगा कि मुझे कोई डाटा चाहिए तो पहला आप हार्ड डिस्क में जो डाटा है वो आप मेन मेमोरी में लाएँगे, और मेन मेमोरी का एक चंक आप ला के रखेंगे कैश में, और कैश में से जिस इंस्ट्रक्शन को आपने एग्ज़ीक्यूट करना है उसका डाटा आप ला के रखेंगे रजिस्टर्स के अंदर, और इस रजिस्टर्स के ऊपर डायरेक्टली आपका सीपीयू वर्किंग करेगा, और जो रिज़ल्ट जनरेट होंगे उसको इसी वे में आप जो है वो वापस लेके जाएँगे। इसको ज़्यादा डिटेल के अंदर जो है वो आप चैप्टर 17 में देख सकते हैं जब हम उसकी तरफ जाएँगे इंशाल्लाह। अब बात करते हैं हम आईओ सबसिस्टम्स की तरफ। पर्पस क्या है? वन पर्पस ऑफ ओएस इज़ टू हाइड पार्टिकुलैरिटीज़ ऑफ हार्ड डिवाइसेस फ्रॉम द यूज़र। आपका प्रिंटर आपकी प्रिंटिंग किस तरीके से कर रहा है, ये आपके यूज़र को कोई कंसर्न नहीं है। क्योंकि आपने पहले उसको एक इंस्ट्रक्शन दी कि आप अपने जो ड्रम है उसको हीट कर लें। उसके बाद मैं आपको अब एक इंस्ट्रक्शन दूँगा कि आप को मैं एक डॉक्यूमेंट सेंड करने लगा हूँ। इस चीज़ का आपके यूज़र के साथ कोई कंसर्न नहीं, वो एक लेमैन है, उसको सिर्फ़ इस चीज़ से कंसर्न है कि मेरा जो काम है, जो मैं पेपर प्रिंट देने के लिए जा रहा हूँ, वो पेपर प्रिंट निकल आए। ये जो इंटरनल वर्किंग है, जिसमें उसने प्रिंटर को रेडी करना है और उसको कमांड देनी है, जो यूज़र ने इसको देनी है, और उसके अंदर जो उसको हेडर्स चाहिए, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो यूज़र के साथ हिडन रखी जाती हैं, क्योंकि यूज़र को उसकी ना समझ है और ना हर बंदा इतना टेक्निकल होता है कि उसको समझ सके। सो उसके लिए आप आईओ सब सिस्टम जो है वो इन तमाम प्रोसेसेस को देखता है। इसके अंदर क्या चीज़ आ जाती है? रिस्पॉन्सिबल किस चीज़ के लिए होता है? मेमोरी मैनेजमेंट ऑफ आईओ इंक्लूडिंग बफरिंग। हमने जो इसके अंदर बफरिंग होनी है, डाटा आपके यूज़र ने एक डॉक्यूमेंट प्रिंट के लिए दिया, अब वो पहले प्रिंटर के पास बफर में जाएगा, जो कि एक टेम्परेरी मेमोरी है। उसके बाद जो बफरिंग है, वो बफरिंग से जो है वो प्रिंटर उसको प्रिंटिंग देगा। ये तमाम काम जो हैं, ये आपके आईओ सबसिस्टम के काम में आ जाते हैं। जनरल डिवाइस ड्राइवर इंटरफेसिंग, आपका जो ये वाला हार्डवेयर है वो आपके जो कंप्यूटर के हार्डवेयर के साथ सिंक कैसे करेगा, उसका कंपैटिबिलिटी किस तरह बनेगी, उसकी इंटरफेसिंग किस तरह होगी, इसका काम, ये सारा काम भी जो रिस्पॉन्सिबल है वो का आईओ सब सिस्टम है। ड्राइवर्स आर स्पेसिफिक हार्डवेयर डिवाइस
ड्राइवर्स फॉर स्पेसिफिक हार्डवेयर डिवाइसेस। हर प्रिंटर का एक अलहदा डिवाइस ड्राइवर होता है जो कि उसको रिक्वायर्ड होता है उसको कंपैटिबल करने के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। अगर एक एचपी का प्रिंटर है लेज़र और एक डेल का या एप्सॉन का आपके पास ड्राइवर है, प्रिंटर है, इन दोनों का ड्राइवर सेम नहीं होगा, इन दोनों के ड्राइवर्स चेंज हो सकते हैं। जो आपका डिवाइस ड्राइवर है वो इसकी कंपैटिबिलिटी क्रिएट करेगा आपके मेन सिस्टम के साथ। तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो एप्सॉन का और उसका दोनों का सेम हो, दोनों का अलग हो सकता है। प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। प्रोटेक्शन क्या है? एनी मैकेनिज्म फॉर कंट्रोलिंग एक्सेस ऑफ प्रोसेसेस एंड यूजर्स टू रिसोर्सेज डिफाइंड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर एक प्रोसेस या एक यूजर जिसके पास एक प्रिविलेज नहीं है एक काम को करने की, वो उसको करने की कोशिश करे तो वहां पे आपका प्रोटेक्शन मैकेनिज्म जो है वो एक्टिव होता है। सो दैट मींस कि जिसना अगर आपका यूजर है उसके पास एक्सेस नहीं है कि वो आपके ऑपरेटिंग आपके सिस्टम में से किसी एप्लीकेशन को डिलीट कर सके और वो उसकी कोशिश करता है, तो वो आपका सिस्टम जो है वो उसको इसको प्रोटेक्ट करेगा कि आपको ये राइट नहीं है कि आप ये काम कर सके। दूसरी चीज ये है कि आपके पास आ जाती है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी क्या है? आपको इंटरनल या एक्सटर्नल कोई भी अटैक्स आते हैं आपके सिस्टम पे, तो ये सिक्योरिटी मैकेनिज्म जो है आपके सिस्टम का, ये उस चीज को प्रोटेक्ट करेगा कि आपका सिस्टम जो है वो इंटरनल या एक्सटर्नल अटैक से बच सके। ये अटैक्स किस किस्म के हो सकते हैं? डिनायल ऑफ सर्विस हो सकते हैं, वॉर्म, वायरसेस, आइडेंटिटी थेफ्ट और थेफ्ट ऑफ सर्विसेज। ये वो तमाम अटैक्स हैं जिनकी वजह से आपका सिस्टम जो है वो सिक्योरिटी ब्रीच की तरफ जा सकता है। सो आपका सिस्टम जो है वो इस मामलात में आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, या आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इस चीज में सिक्योरिटी क्रिएट करने की कोशिश करता है कि आप इन चीजों से बच सकें। System generally first distinguish between users and to determine what do who can do what। पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना की जरूरत पड़ेगी कि आपका कौन सा यूजर के पास क्या राइट्स हैं, वो क्या काम कर सकता है। तो इसलिए आप हर यूजर को एक आइडेंटिटी जो है वो एलोकेट करेंगे या आप उसको सिक्योरिटी आईडी एलोकेट करेंगे। नंबर आप उसको एलोकेट कर सकते हैं जो आपके नाम और यूनिट उसका, और पर यूजर एक होगा। एक तो चीज होगी आपने हर यूजर को दे दिया, या एक और चीज होती है कि अब आपने जो यूजर के ये आइडेंटिटीज बनाई हैं इनके साथ आपने इनके साथ कुछ परमिशंस अलाउ कर दी हैं। वो परमिशंस क्या है कि आप कौन सी फाइल्स को जो है वो टैकल कर सकते हैं, कौन से प्रोसेसेस आप रन करवा सकते हैं। आपके पास एक एक्सेस कंट्रोल लगा हुआ है कि आप कौन से काम कर सकते हैं, एक यूजर जो है वो कौन सा काम कर सकता है और कौन सा काम नहीं कर सकता। इस तरह हमारे पास ग्रुप आइडेंटिफायर्स मौजूद होते हैं, आपने ग्रुप्स डिफाइन कर दिए हैं। जैसे आपको मैंने कहा कि आपके पास एक गेस्ट का लॉगिन है, अब जो गेस्ट के लॉगिन में है, जो गेस्ट के थ्रू जो भी ऐड होगा वो सिस्टम के अंदर सिस्टम को यूज कर सकता है, वो फाइल को डिलीट नहीं कर सकता, वो किसी एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल नहीं कर सकता, वो इंटरनेट उसके पास एक्सेस नहीं है। सो ये चीजें तमाम चीजें आ जाती हैं कि आप जो है वो एक खास ग्रुप को कुछ प्रिविलेजेस दे देते हैं और वो उसके अंदर वो रह के काम करेगा। प्रिविलेज एस्केलेशन। अब आपको मैंने अगर कहा कि आपके पास इंटरनेट की एक्सेस नहीं है तो मैं उसकी एक्सेस उसको ग्रांट कर सकता हूं, मैं उसको मजीद राइट दे सकता हूं, तो ये मेरे पास एस्केलेशन की कैपेसिटी मौजूद है कि मैं उसको प्रिविलेजेस तो दिए, मैं अब मैं उसको चेंज भी कर सकता हूं। जब हम एनवायरनमेंट्स में बात करते हैं तो हमारे पास कुछ मेन एनवायरनमेंट्स मौजूद हैं। द वन इज योर ट्रेडिशनल एनवायरनमेंट। ट्रेडिशनल एनवायरनमेंट वो है जिसमें आपका स्टैंड अलोन सिस्टम काम करता है। ऑल्दो अब ये तकरीबन ब्लर्ड काफी स्टेटमेंट है कि आपका स्टैंड अलोन है, क्योंकि अब आपके स्टैंड अलोन्स भी जो सिस्टम है वो कंप्लीटली स्टैंड अलोन्स नहीं रहे। क्यों? क्योंकि अब आपका सिस्टम इंटरनेट से कनेक्ट होता है। तो जब वो इंटरनेट से कनेक्ट होता है तो किसी ना किसी जगह पे वो कनेक्टिविटी शो कर रहा है, वो किसी ना किसी सिस्टम के साथ वो कनेक्ट हो रहा है, चाहे वो सर्वर की फॉर्म में हो या किसी और सिस्टम के साथ, किसी और सिस्टम के साथ कनेक्ट होने की बात हो। तो इसके अंदर हमारे पास क्या आता है जी? पोर्टल्स आ जाते हैं जी, जो प्रोवाइड करते हैं आपको वेब एक्सेस यूजिंग इंटरनेट सिस्टम्स। नेटवर्क कंप्यूटर्स आ जाते हैं जो आपको वेब टर्मिनल्स प्रोवाइड कर देते हैं। मोबाइल कंप्यूटर्स इंटरकनेक्ट वाया वायरलेस कंप्यूटर्स। आज आपके घर में जितने भी सिस्टम्स हैं वो कहीं ना कहीं किसी राउटर के साथ कनेक्टेड होते हैं, तो वो भी आपके जो है
होते तो ट्रेडिशनल सिस्टम्स हैं, स्टैंड अलोन है, लेकिन अब वो कहीं न कहीं कनेक्ट हो रहे हैं। तो जब वो कनेक्ट हो रहे हैं, तो फिर उसके लिए आपको फायरवॉल की ज़रूरत पड़ती है ताकि आप उसको प्रोटेक्शन दे सकें इंटरनेट से आने वाले अटैक्स से। जो दूसरी एनवायरनमेंट हमारे पास मौजूद है दैट इज़ योर मोबाइल एनवायरनमेंट, जहाँ पे आप एक हैंडहेल्ड सिस्टम को लेके जा सकते हैं। इसके अंदर मशहूर ज़माना जो आपके पास 2 हैं, दैट इज़ वन एप्पल एंड द सेकंड वन इज़ योर एंड्रॉयड। अम, आम जो स्टैंड अलोन सिस्टम है और इसमें क्या फ़र्क है, आपके पास जीपीएस आ जाता है, आप पोज़ीशनिंग देख सकते हैं, आप कहाँ पे हैं, मौजूद हैं और कहाँ पे आप जा रहे हैं। गायरोस्कोप आपके पास आ जाती है, आपके पास ये जो टिल्ट करके हम मोबाइल की कुछ फीचर्स को एग्जीक्यूट करते हैं। अगर आप देखें कुछ रियलिटी बेस्ड आपकी ऑगमेंटेड रियलिटीज़ आपके पास आ जाती हैं, आप मोबाइल को घुमाते हैं तो आपका व्यू चेंज होना शुरू हो जाता है। कुछ आप गेम्स खेलते हैं, लेट्स सपोज़ कि अगर आप कोई गाड़ी की गेम खेल रहे हो और अपने आप मोबाइल को रोटेट करें तो आप गाड़ी लेफ्ट को या राइट को आप मूव कर सकते हैं। सो ये तमाम फीचर्स जो हैं वो आपके पास चूँकि लैपटॉप जो है वो एक स्टैंड अलोन सिस्टम में मुश्किल से आते हैं। काफ़ी कम चा होते हैं उसके अंदर। लेकिन ये चीज़ें तमाम फीचर्स आपके चूँकि हैंड हेल्ड में आते हैं तो इसकी एनवायरनमेंट आपकी थोड़ी-सी चेंज हो जाती है। प्लस इसके अंदर जो आपकी कनेक्टिविटी प्रोटोकॉल्स आ जाते हैं वो इसके हिसाब से आ जाते हैं। क्योंकि इसके अंदर आपका सेलुलर डाटा भी होता है और साथ आपके पास ब्लूटूथ एंड वाई-फाई कनेक्टिविटी के लिए उसके जो कुछ स्पेशल प्रोटोकॉल्स हैं जो आपने मोबाइल एनवायरनमेंट के लिए यूज़ करने होते हैं। उसके अलावा आपके पास डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क्स आ जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क्स जस्ट लाइक कि आपके पास एक स्टोरेज अलहदा है, आप इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट करके अपनी बहुत सारे काम कर रहे हैं। तो आपका नेटवर्क से बहुत सारी चीज़ें जो कनेक्टेड हों कि अगर आप बहुत सारे सिस्टम आपस में कनेक्ट करके काम कर रहे हो, तो वो आपका डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट में आ जाता है। अब ये आपके कुछ नेटवर्क प्रोटोकॉल्स हैं जिनको फॉलो करते हुए आप यूज़ करते हैं। जस्ट लाइक योर टीसीपी प्रोटोकॉल, टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल, उनको यूज़ करते हुए आप यूज़ करते हैं। फिर आपको जो नेटवर्क्स सुनते हैं वो अगर आप किसी एक विद इन द बिल्डिंग आप यूज़ कर रहे हैं, तो लैन के थ्रू आप कर लेंगे। इससे ज़रा बड़े लेवल पे जाएँगे तो वैन, देन मैन एंड देन पैन। अम, ये आपके पास स्केल्स इस तरह इंक्रीज़ करते जाते हैं। इसी तरह आपके पास कम्युनिकेशन स्कीम्स भी प्रोवाइड की जाती हैं फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन द सिस्टम्स विद इन अ नेटवर्क। सो उनको आप क्या करते हैं जी, कम्युनिकेशन स्कीम अलाउ अ सिस्टम टू एक्सचेंज मैसेजेस जो कि इल्यूजन देते हैं फॉर अ सिंगल सिस्टम। आप एक दूसरे के मैसेज पासिंग के थ्रू भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं ताकि डेट आपका जो प्रोसेसेस हैं वो आपस में कम्युनिकेट करके अपना आपको बेटर परफॉर्मेंस की तरफ लेके जा सकें। इसके साथ हमारे पास आ जाता है क्लाइंट सर्वर काइंड ऑफ एन एनवायरनमेंट, जिसमें आपका एक आपके सिस्टम है, इंटरनेट से कनेक्ट करते हुए आप एक सर्वर से जाके डाटा रिट्रीव करते हैं और इस डाटा से आप वर्किंग करते हैं। इसके अंदर जो मेन 2 चीज़ें आ जाती हैं दैट इज़ योर कंप्यूटर सर्वर सिस्टम, जो कि आपको इंटरफ़ेस प्रोवाइड करता है क्लाइंट को कि वो रिक्वेस्ट कर सके फॉर एनी सर्विसेज़ फॉर द डेटाबेस। और दूसरी चीज़ आती है फाइल सर्वर सिस्टम, जो कि इंटरफेस प्रोवाइड करता है क्लाइंट को टू स्टोर एंड रिट्रीव फाइल्स फ्रॉम द सर्वर। सो ये 2 चीज़ें आपके पास आ जाती हैं जब आप क्लाइंट सर्वर मॉडल के अंदर आप वर्किंग कर रहे हो। इसी तरह एक और आपके पास आ जाती है एक एनवायरनमेंट जो आपको कहते हैं पीयर टू पीयर। पीयर टू पीयर में ये है कि आप एक सिस्टम के साथ कनेक्ट हुए हैं और आप डायरेक्टली तमाम के तमाम क्लाइंट्स आपस में डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रहे हैं। कोई बीच में आपको एक थर्ड पार्टी नज़र नहीं आ रही, थर्ड पार्टी बीच में से निकल जाती है। जस्ट लाइक आप स्काइप पे आप कम्युनिकेट कर रहे हो, तो जब आपकी कॉल इनिशिएट हो जाती है तो जो यूज़र्स हैं, 2 एंड यूज़र्स हैं, यूज़र 1 और यूज़र 2, ये दोनों आपस में डायरेक्टली कम्युनिकेशन में आ जाते हैं। अब बीच में से वो राउट होके नहीं आ रहे, अब वो डायरेक्टली कम्युनिकेशन में आ गए। इसी तरह आपके पास आ जाती है एनवायरनमेंट वर्चुअलाइज़ेशन की। वर्चुअलाइज़ेशन हम जिसमें पहले ही बात की कि ये आप विद इन द सेम आपके पास एक हार्डवेयर है, हार्डवेयर के ऊपर आपने एक जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है आपने यूज़ कर रहे हैं। अब इसी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आपने एक वीएम इंस्टॉल किया है, वर्चुअल मशीन इंस्टॉल की और उसके अंदर आपने एक और ओएस या मल्टीपल ओएसेस इसमें इंस्टॉल कर दिए हैं। तो आप एक सिस्टम में रहते हुए मल्टीपल ओएसेस को ऊपर वर्किंग कर सकते हैं यूजिंग वर्चुअलाइजेशन। अम, फ़ायदा फ़ायदा आपको बस ये हो सकता है कि अगर आप सपोज़ अगर हम मैक पे काम कर रहे हैं तो आप विंडोज़ एज़ ए गेस्ट उसमें रख के तो आप विंडोज़ का फ्लेवर भी एन्जॉय कर सकते हैं।
प्लस अगर आप कोई एज़ अ डेवलपिंग का काम कर रहे हैं, तो अगर आपने कोई ऐसी चीज़ डेवलप करनी है जो ख़ास ऑपरेटिंग सिस्टम पे है, जबकि आपके सिस्टम में कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहे हैं, तो आपने अगर उस सिस्टम के ऊपर उस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए जिसके लिए आप डिज़ाइन कर रहे हैं, तो आप वर्चुअली उस ऑपरेटिंग सिस्टम को अपने सिस्टम में इंस्टॉल करें और उस एप्लीकेशन के वर्किंग को आप जो है वो परफॉर्म करवा सकते हैं। तीसरी, अगर आपने उसकी टेस्टिंग करनी हो किसी खास एप्लीकेशन की, तो वो भी आप इसी तरीके से आप उस सिस्टम को इंस्टॉल कर लें वर्चुअली, और वर्चुअली करने के बाद उसकी जो भी एप्लीकेशन है उसको आप टेस्ट कर सकते हैं। प्लस अगर आप किसी एक एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं जहाँ पे ख़ास तरीके से काम चलता है, ख़ास एनवायरनमेंट में काम कर रहा है, आप जो यूज़र हैं वो विंडोज़ के यूज़र हैं, लेकिन आप एक ऐसे ऑपरेट एनवायरनमेंट में हैं जहाँ पे आपको जो है बहुत सारे वर्किंग जो है वो लाइनक्स के अंदर या यूनिक्स के अंदर काम करने पड़ते हैं, तो आप एक जो है वो सब सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं विद इन दैट सिस्टम यूजिंग वर्चुअलाइजेशन, ताकि आप उस पर भी वर्किंग कर सकें। तो जो हम नेचुरली जो नॉर्मल सिस्टम्स होते हैं उसके अंदर आपके पास होता है कि आपको हार्डवेयर है, उसके ऊपर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का कर्नेल वर्क कर रहा होता है। लेकिन जब आप वर्चुअलाइजेशन की तरफ जाते हैं, तो आपके पास एक हार्डवेयर है, उसके ऊपर आप एक वर्चुअल मशीन मैनेजर जो है वो रखते हैं, और उसके अंदर आपके पास मल्टीपल मशीन्स जो हैं वो आप क्रिएट कर लेते हैं, और जितनी मर्जी आप मशीन्स क्रिएट कर लें, और उस मशीन्स के अंदर आप जो है उनके कर्नल जो है वो इंस्टॉल करके आप उन पे काम कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि अगर ये खाली आपके पास विंडोज थी, या आप कह लें तो इसके अंदर आप उबंटू भी कर देंगे ऊपर, रेड हैट और मैक। सो ये आप एक वक्त में आप इन चारों का फ्लेवर इकट्ठा ले सकते हैं। अब बात आ जाती है आपकी क्लाउड कंप्यूटिंग की। ये भी आपके तकरीबन वर्चुअल मशीनिंग से ही आप कह लें कि उसकी कुछ एक वेरिएशन फॉर्म आप इसको अंदर कह सकते हैं, कि इसके अंदर आप क्या करते हैं, आपका सिस्टम जो है काफ़ी डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। क्लाउड के ऊपर इंटरनेट यानी एक क्लाउड आपने बना लिया है, और वहाँ पे आपके पास सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। आप उसको कहीं भी रहते हुए आप उसको यूज़ कर सकते हैं। आपके पास इस क्लाउड के अंदर जो है वो स्टोरेज कैपेसिटी भी है। आप डाटा स्टोर करना चाहें तो आप क्लाउड पे स्टोर कर लें, और जहाँ मर्ज़ी आप रह के उसको जो है वो रिट्रीव कर सकते हैं। कंप्यूटेशन पावर आपके पास यहाँ पे मौजूद है, कि अगर आपने जो कंप्यूट करना है, तो आप ऑनलाइन रहते हुए आप कंप्यूटेशन कर सकते हैं। आप जो है आजकल जो चीज़ें हैं कि आपने कोई भी जस्ट जस्ट लाइक आपने पाइथन पे काम करना है, आपने जीपीयूज़ चाहिए, तो अगर आपके सिस्टम में जीपीयूज़ नहीं है, तो आप ये सर्विसेज़ जो हैं वो कुछ प्रोवाइडर से आप सर्विस प्रोवाइडर से आप ले सकते हैं। उनके उनके जो फॉर्म्स हैं, वो उनको आप यूज़ करते हुए, जीपीयू फॉर्म्स को आप यूज़ करते हुए आप काम कर सकते हैं। जस्ट लाइक आपके पास अज़ूर का आ गया है, या गूगल का आ गया है, या किसी और का, तो आप उनकी सर्विसेज़ को यूज़ करते हुए, आप उनकी सर्विसेज़ को यूटिलाइज़ करते हुए अपनी वर्किंग जो है वो वहाँ पे परफ़ॉर्म करवा सकते हैं। अब इसके अंदर जो आपको टाइप्स नज़र आती हैं वो 3 किस्म की आ जाती हैं। एक है पब्लिकली अवेलेबल क्लाउड्स, यानी आपके पास अवेलेबल है, जो भी उसको पे करेगा वो उसको सर्विसेज़ मिल जाएँगी, और आप जो है उनकी सर्विस को यूज़ करते हुए, चाहे डाटा स्टोरेज रखवाना चाहते हैं, आप उनकी सर्विसेज़ ले लें। अगर आप परफॉर्मेंस के लिए कंप्यूटेशन पावर चाहते हैं, तो आप कंप्यूटेशन पावर ले सकते हैं। प्राइवेट क्लाउड आपके पास आ जाता है, जहाँ पे कंपनी ने एक ऑन कर लिया है एक स्पेस, और वो अपनी उस स्पेस को यूटिलाइज़ कर रही है फॉर इट्स ओन पर्पस, के वहाँ पे अपनी ये सारी की सारी मैनेजमेंट कर सके। एंड द थर्ड वन इज़ अ हाइब्रिड वन, कि जिसमें आपके प्राइवेट के भी फीचर्स आपके पास आते हैं, और पब्लिक के भी फीचर्स आ जाते हैं। अब इसकी अगर सर्विसेज की बात करें, तो हमारे पास 3 किस्म की सर्विसेज हैं। SaaS सर्विस, सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस, जस्ट लाइक अब आप देखेंगे अगर आपने वर्ड को यूज़ करना हो, तो आपको वर्ड अपने ऑपरेटिंग सिस्टम पे इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली जो है वो ऑनलाइन वर्ड का डॉक्यूमेंट खोल के एडिट कर सकते हैं, नया डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। प्लेटफ़ॉर्म एज़ ए सर्विस, आप डेटाबेस का सर्वर यूज़ कर सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ अ सर्विस, के आप कोई भी स्टोरेज सर्विसेज़ हैं, वो आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने बात की कि आप अज़ूर के फॉर्म्स यूज़ करते हुए आप उनके, अगर आपके पास जीपीयू कंप्यूटेशन पावर नहीं है, तो आप उनकी पावर को यूज़ करते हुए जो है वो कंप्यूटेशन कर सकते हैं ऑन योर जीपीयूज़। जो इसकी एनवायरनमेंट को अगर आप देखेंगे अगर इस तरीके से, तो आपको नज़र आएगा, अगर इसके स्ट्रक्चर में देखें, कि आपने जो आपका सिस्टम है,
वो इंटरनेट से कनेक्ट होता है और उसके बाद क्लाउड पे आप इसकी जो भी सर्विसेज आप जो है वो यूटिलाइज करना चाहें, चाहे वो स्टोरेज की हो, चाहे वो मैनेजमेंट सर्विसेज हो या वो उनकी वर्चुअल मशीन्स की हो, जिनको यूटिलाइज करके आप जो है उनकी कोई भी कंप्यूटेशनल पावर आप यूज करना चाहें तो आप यूज कर सकते हैं। यू कैन पे और यूज कर सकते हैं आप इनकी तमाम चीजें। इसके बाद हमारे पास एक और जो चीज आ जाती है एनवायरनमेंट, दैट इज योर रियल टाइम एम्बेडेड सिस्टम्स। रियल टाइम एम्बेडेड सिस्टम के बारे में मैंने पहले भी बताया था कि रियल टाइम एम्बेडेड सिस्टम्स कौन से होते हैं। जस्ट लाइक आपके पास एबीएस आपके पास आ गया है। एबीएस इज योर एंटी लॉकिंग ब्रेकिंग सिस्टम। अब इसका आपके पास इंटरफेस मौजूद नहीं है और ये आपका जो है रियल टाइम में जो है ये वर्किंग कर रहा होता है कि जैसी उसकी लॉकिंग हुई है तो उसने उसको एंटी लॉक कर देना है। सो इनके इंटरफेसेस मौजूद नहीं होते और ये रियल टाइम में वर्किंग करते हुए अपने जो है वो काम परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो ये भी आपकी एक कंप्यूटिंग जो है वो इन्वायरमेंट है जो बड़े आपके बहुत सारे ऑपरेशंस के अंदर परफॉर्म कर रही हैं, जो जस्ट लाइक ऑटोनमस व्हीकल्स और ये इन तमाम चीज़ों में ये इसका पार्ट आपको नजर आता है। ओपन सिस्टम्स ये वो ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं जिनका आपको लाइसेंस वाला प्रॉब्लम नहीं होता है। इनके कॉपीराइट्स और प्रोटेक्शन का कोई मसला नहीं है और इनका जो कोड है, सोर्स कोड, वो इजीली आपको जो है वो अवेलेबल हो जाता है जिसको आप यूज कर सकते हैं। मोस्ट लाइक्ड इन दिस ऑपरेटिंग सिस्टम इज लाइक लिनक्स, यूनिक्स। ये वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आपको इंटरनेट से इजीली अवेलेबल हो जाते हैं और आप इनको यूटिलाइज करके अपनी वर्किंग कर सकते हैं। ये था जी हमारा चैप्टर नंबर 1। होपफुली आपको समझ आया होगा। कोई क्वेश्चन होगा तो आप इसे डिस्कस कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट चैप्टर के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।